इस वक्त बड़ी खबर वाराणसी से। ज्ञानवापी केस में वाराणसी से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे अब नहीं होगा। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। संबंधित मामला अब हाई कोर्ट में होने की वजह से कोर्ट ने याचिका खारिज की है। मुख्य गुंबद के नीचे खुदाई की याचिका खारिज की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से यह फैसला आया, जो फैसला फिलहाल हिंदू पक्ष को एक बड़े झटके के तौर पर है। एक्सपर्ट होता, उनके साथ मिलकर के एएसआई को करना था सर्वे रिपोर्ट, लेकिन इस न्यायालय को सारी चीज़ें बेकार लगी। मैं ये समझता हूँ कि इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट किया है और मैं कंटेम्प्ट की कार्रवाई करूँगा। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको निर्देशित किया था कि जो पूर्व में एएसआई की आख्या रिपोर्ट दाखिल की गई है, अगर 8/4/2021 के अनुरूप वो नहीं है तो एडिशनल सर्वे मंगा सकती है। उस आदेश का इन्होंने उल्लंघन किया है। तुरंत हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे और जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं गई, पूरी न्यायालय पढ़ी नहीं गई। कंक्लूजन क्या आपने क्या समझा? कंक्लूजन यही है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज कर। मांग यह किया था कि पूर्व में जो एएसआई सर्वे हुआ था और जो आख्या फाइल की गई थी वह इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8/4/2021 के अनुपालन में नहीं था। 8/4/2021 में न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि एएसआई 5 लोगों की एक टीम बनाएगी, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी होगा और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सपर्ट भी मंगाया जाएगा। इन सभी लोगों के द्वारा मिल करके सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट दिया जाएगा। जबकि पूर्व में जो रिपोर्ट दी गई है एएसआई के द्वारा, वो केवल एएसआई ने किया है, इस प्रकार की टीम फॉर्म ही नहीं की गई। इसलिए 8/4/2021 का जो आदेश हुआ है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी कंफर्म करते हुए इस न्यायालय को आदेशित किया था कि यदि पूर्व में एएसआई की आख्या जो है वह 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो एडिशनल सर्वे के लिए कोर्ट आदेश करेगी। इस आदेश का इस न्यायालय ने मेरे अभी तक संज्ञान में जो आया है, जो ग्राउंड्स हो आया है, उसका उल्लंघन किया है और यह आदेश गलत है। और इस वक्त हमारे सहयोगी उपेंद्र वाराणसी से लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, आखिर किस आधार पर फास्ट ट्रैक ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की है? कुछ तो टिप्पणी की होगी, कोई आधार दिया होगा। दूसरा सवाल कि क्यों हिंदू पक्ष कह रहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की है फास्ट ट्रैक कोर्ट ने? देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है अमिनका कि अभी विस्तृत जो रिपोर्ट है, यानी कि आदेश की जो कॉपी है, वो अभी ना ही मंदिर पक्ष ने पढ़ी ना ही मस्जिद पक्ष ने, क्योंकि आदेश की कॉपी मिलने में समय लगेगा। कल जब सर्टिफाई कॉपी के लिए एप्लीकेशन डाल दी जाती है, उसके बाद सर्टिफाई कॉपी मिलती है, फिर उसको पढ़कर ही ठोस यानी अदालत ने कोई टिप्पणी नहीं की उस वक्त पूरा विस्तार फैसला देते वक्त। हाँ, उस वक्त उस वक्त इनका कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरे सवाल का जवाब ये है आपके कि उच्च न्यायालय पर यह केस था और जब उच्च न्यायालय ने इस केस को वाराणसी की कोर्ट में भेजते हुए फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए कहा था, उस वक्त उनका कहना है कि उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस पे अगर, चूंकि तब तक एएसआई सर्वे हो चुका था, एक एएसआई सर्वे, तब अदालत ने कहा था कि अगर वाद मित्र को जरूरत या उनकी एप्लीकेशन के हिसाब से अगर जरूरत लगती है एक और अतिरिक्त सर्वे की, तो अदालत इस पर फैसला दे सकती है, इसके लिए सुनवाई कर ले। तो अदालत ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की, वाराणसी की सिविल जज ने, और शायद उसे नहीं लगा और इसीलिए इस पूरी एप्लीकेशन को उन्होंने खारिज कर दिया। अब इस ग्राउंड को उन्होंने क्या ग्राउंड लिया है ये अलग बात है, लेकिन इस आधार पर जो मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर अतिरिक्त एएसआई सर्वे की जरूरत है तो एक एएसआई सर्वे कराया जा सकता है। लेकिन जरूरत है नहीं है, ये तो अदालत को फैसला लेना है।
ठीक है उपेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। फैसले की कॉपी का इंतजार है, तब माइन्यूटली उसे पढ़ा जाएगा और फिर हिंदू पक्ष की ओर से आगे का कदम उठाया जाएगा। इधर यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, लिहाजा आज बीजेपी उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किया। मिर्जापुर के मझवा से बीजेपी प्रत्याशी सूची स्मिता मौर्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो जीत का दावा किया साथ ही साथ। वहीं गाजियाबाद शहर सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजीव शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जीत का दम भरा। फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल करने ये सभी पहुंचे। दीपक पटेल के नामांकन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और मंत्री दया शंकर सिंह मौजूद थे। पार्टी के कई और सीनियर लीडर भी मौजूद थे। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज आखिरी दिन था नामांकन का। बीजेपी के ये सभी उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। सन 52 से विधायक चाचा ताऊ माँ सब रहे हैं, तो मेरे लिए करेल विधानसभा मेरे लिए नई नहीं है। आपकी माँ विधायक रही हैं, उसके अलावा राजनीति की अगर उस बात की है और सफाई की बात की जाए तो आपकी सीधी सीधी रिश्तेदारी है। बुआ फूफा और उसका रिश्ता मतलब नहीं है। मैं चुनाव में कोई रिश्ते नहीं है, अपने अपने सिद्धांत हैं। मैं अपने भाजपा से लड़ रहा हूँ, वो अपने पार्टी से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी, तेज प्रताप लड़ रहे हैं। पूरा परिवार लगाया, सैफई का पूरा परिवार नामांकन में गया था। कैसे, चूंकि पूरी पार्टी लगी है। मेरे लिए भी पूरी पार्टी लगी हुई है भाजपा। गढ़ कहा जाता है, गढ़ कैसे? गढ़ क्यों है? गढ़ यहाँ मेरे परिवार भी 1952 से विधायक हो, वो चला रहे। गढ़ मेरा भी गढ़ है। वहीं करहल में तेज प्रताप यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि एक बार फिर ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाला है और यह परिणाम सिर्फ उपचुनाव के लिए नहीं होगा, बल्कि जनता 2027 में भी बीजेपी को सबक सिखाएगी। वो रिश्तेदारवादी निकले और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। उधर अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी हर सीट पर हारेगी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर हारेगी और समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीतेगी। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा जो है ईडीए का जो मुद्दा है, संविधान बचाने का मुद्दा होगा, विकास करने का मुद्दा होगा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ और सुचारू रखने का मुद्दा होगा। महाराजगंज में मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। पीपीपी मॉडल पर बने एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की उन्होंने। 150 सीट वाले इस मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। दुनिया की बड़ी शक्ति भारत बना है। भारत को पीएम मोदी ने दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। तो इस तरह से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो गया है। सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, यानी ये सभी जनपदों में आज एक एक मेडिकल कॉलेज है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकेले ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और वह ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज भी आधा बीमार हुआ करता था। आज ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए गोरखपुर एम्स के साथ मुकाबला करना है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कौन अच्छी सेवा दे सकता है, ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है।
इधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भटहट में आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 30 नवंबर तक हर हाल में बचा हुआ काम पूरा करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण के दौरान आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने अपने गुरु की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने जिलाधिकारी और कमिश्नर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। अब से सरकार के फैसले से डीएम और कमिश्नर निवेश में दिलचस्पी लेंगे। राज्य सरकार ने निवेश को लेकर जिलाधिकारी और कमिश्नर की जिम्मेदारी तय की है। निवेश और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के आधार पर जिलाधिकारी और कमिश्नर की एसीआर तय होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि ग्लोबल समिट में 40 लाख करोड़ के निवेश मिले हैं, लिहाजा 40 लाख करोड़ के निवेश से 1.5 करोड़ को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टमेंट और सीडी रेशियो दोनों पे कलेक्टर साहबान और कमिश्नर साहबान दोनों स्पेसिफिक और फोकस तरीके से काम करें। तो शासन ने ये तय किया है कि साल के शुरू में हम हर जिले को ये बताएंगे कि आपके यहाँ 1 अप्रैल को सीडी रेशियो क्या है, और अगले साल जब आप एसीआर लिखेंगे 31 मार्च तक का, तब फिर डीएम और कमिश्नर अपने एसीआर में इसका उल्लेख करेंगे कि उस समय सीडी रेशियो कहाँ पहुँचा है, ताकि ये। और दूसरी बात इसमें यह रखी गई है कि जो उनके ऊपर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर हैं वो इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना मंतव्य देंगे कि वो किस हद तक सहमत हैं और कहाँ तक ये बात सही है। तो ये दो जो मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट का, कि उनके प्रयासों से उस वर्ष में जिले में कितना इन्वेस्टमेंट आया और उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, और सीडी रेशियो में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये दो चीज़ कलेक्टर और कमिश्नर इस साल के एसीआर से अपने एसीआर में इसको अंकित करेंगे, और उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं वो इन बातों पे स्पेसिफिक तरीके से कमेंट करेंगे। यूपी में निवेश को लेकर डीएम और कमिश्नर की जिम्मेदारी तय होने पर कांग्रेस ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सरकार अपनी योजना में नाकाम रही है और इसलिए डीएम कमिश्नर पर दबाव बना रही है। पहले भी आप देख सकते हैं कि सरकार ने तमाम ग्लोबल समिट कराया, तमाम इन्वेस्टर्स मीटिंग्स कराई हैं, तमाम यहाँ पूरे देश के, मैं कहूँ तो पूरे बाहर से भी लोग, काफ़ी बिजनेसमैन बुलाए गए, पर कोई यहाँ इसका मतलब ये साबित होता है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। अब डीएम और कमिश्नर को अब दबाव डालकर केवल और केवल ये चीज़ों को कराना चाहेंगे तो पूरी सरकार फेल है। जिसका मतलब कि जो आपने सबमिट कराए, जो ग्लोबल मीटिंग्स हुई, वो पूरी तरीके से फर्जी थी और वो पूरी तरीके से जनता को ठगने का काम किया इन्होंने। तो अब वो दूसरे के मत्थे मड़ रहे हैं डीएम कमिश्नर के ऊपर। मैं समझता हूँ कि सरकार अपने काम में, अपने मकसद में पूरी तरीके से फेल है और कुछ नहीं कर पाए, कोई इन्वेस्ट नहीं कर पाए, कोई रोजगार नहीं लोगों को दे पाए। गाजियाबाद और कौशांबी पुलिस ने डेटिंग ऐप से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 लड़के और 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि ऐप के जरिए लड़कियां लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं और मिलने के लिए कैफे में बुलाती हैं। ऑर्डर के वक्त बिल के जरिए 5 से 6 गुना ज्यादा दाम वसूला जाता है। ये राशि न देने पर लड़कों को बंधक बनाकर उनकी पिटाई की जाती है, उनसे जबरन वसूली की जाती है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जालसाजी का पर्दाफाश किया। के द्वारा इन लड़कियों द्वारा उन लड़कों को टाइगर कैफे बुलाया जाता था, जहां पर पूर्ण रूप से सुनियोजित ढंग से एक षड्यंत्र करते हुए बुलाए गए लड़के के साथ जो कीमत होती थी उससे कई गुना ज्यादा कीमतों पे खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों का बिल भुगतान करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। और इसमें फिर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खालिद और नदीम के साथ साथ इनके एक सहयोगी सुमित को गिरफ्तार किया और इसके साथ साथ इस पूरे गैंग में शामिल 5 लड़कियों को की भी गिरफ्तारी की गई। झांसी से बड़ी खबर, जहां दबंगों ने एक शख्स को तालिबानी सजा दी है। पिटाई के बाद सिर के बाल काट दिए हैं, यानी कि सिर मुंडवा दिया। बेगारी से मना करने पर यह सजा उसे दी गई। पुलिस का कहना है कि 23 अक्टूबर को केस दर्ज हो गया था, एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और ये पूरा मामला सीकरी बाजार थाना क्षेत्र का है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। 23 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि थाना सिपरी बाजार का है, जिसमें एक युवक के बाल काटे जा रहे हैं अन्य युवकों द्वारा और उसके रस्सी से हाथ बंधे हुए हैं। इस संबंध में 23/10/2024 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के एलिवेटेड रोड पर हादसा हुआ। गाड़ी का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। टायर फटने की वजह से एलिवेटेड रोड पर गाड़ी पलट गई। गाड़ी के अंदर सवार 2 छात्र बाल बचे हैं। सेक्टर 49 से सेक्टर 62 की तरफ ये जा रहे थे। नोएडा सेक्टर 24 थाना इलाके में हादसा हुआ है। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने 6 वाहनों को टक्कर मारी है और इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा गजरौला कोतवाली में हुआ है। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। हालांकि इस घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो ने सबसे पहले हाईवे की सर्विस लेन पर चल रही एक कार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद भागने की कोशिश में बोलेरो ने होटल के बाहर खड़ी 5 और कारों को भी टक्कर मारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा और अमरोहा में किस तरह से सड़क हादसा हुआ है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं नोएडा और अमरोहा, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नोएडा में टायर फटने की वजह से एक गाड़ी पलट गई। अमरोहा में हिट एंड रन का मामला सामने आया। एक गाड़ी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है और फिलहाल ड्राइवर फरार है। अमरोहा से ही अगली खबर, जहां पर होमगार्ड का एक जवान चालकों से पैसे लेते वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसका। होमगार्ड ड्यूटी के दौरान वाहन चालकों से वसूली कर रहा है। सभी गाड़ियों की एंट्री अपने पास एक डायरी में लिखता है और होमगार्ड पर दिन भर में वसूली का आरोप है। ये मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जोया संभल चौराहे का बताया जा रहा है। कितने दे दिए? बुलंदशहर में दबंग के डर से हिंदू महिला बुर्का पहनकर तहसील कोर्ट पहुंची। जमीन से संबंधित ये विवाद है जो अदालत में चल रहा है। पीड़ित महिला ने एसडीएम शिकारपुर से शिकायत की है। शिकायत के आधार पर एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर की शिकारपुर नायब तहसील कोर्ट का यह मामला है। संभल में पिता की हत्या करने वाले 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मृतक शराब और जुए का आदी था, जिसकी वजह से घर में कलेश हुआ करता था। लिहाजा आरोपियों ने अपने पिता को जान से मार देने का फैसला किया। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, जो कि 315 बोर का जो तमंचा है और एक वहां से जो मौके से फायर केस था वो भी मिला है और एक और जो जिंदा कारतूस है वो भी मिला है। इस घटना के अनावरण में हमारी जो एडिशनल एसपी अनुकृति, सीओ डॉक्टर प्रदीप और एसएचओ एवं सर्विलांस प्रभारी द्वारा महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया। उसके साथ साथ कांस्टेबल राहुल चौधरी है, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इस घटना के अनावरण में किया है। इन सभी को एक 10,000 रुपये का नकद जो है प्राइज़ है वो दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सफल अनावरण के लिए संभल पुलिस है वो सदैव तत्पर रहे। उधर कुशीनगर में जिलाधिकारी के सीएमओ ऑफिस में अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। 16 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिसके बाद उनका वेतन काटने का आदेश दिया गया, जबकि 23 कर्मचारी निर्धारित वक्त से देरी से ऑफिस पहुंचे। देरी से ऑफिस आने वालों से डीएम ने लिखित जवाब मांगा है। अभिलेखों की जानकारी मांगी है और जवाब न देने पर जिलाधिकारी नाराज हो गए। अलमारी को सील करने का भी निर्देश दिया उन्होंने। बुलंदशहर में मिलावटी पनीर बनाने वाले एक प्लांट पर छापेमारी हुई। मौके से 735 किलो मिलावटी पनीर और केमिकल से बना 4000 लीटर दूध नष्ट किया गया। जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की। पनीर बनाने के प्लांट पर केमिकल युक्त दूध बनाने के लिए इंडस्ट्रियल केमिकल भी था, जिसे बरामद किया गया है। सोया को मिलाकर भी पनीर बनाया जा रहा था। देखिए, यहाँ पनीर बनाया जा रहा था। यहाँ पे तो पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, सोयाबीन का भी दूध है, कुछ केमिकल्स हैं, रिफाइंड ऑयल के काले टिन लगभग 10 से 15 टिन यहाँ पे मौजूद हैं।
एक दो वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं। साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है। तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं। इनको लैब भेजा जा रहा है जांच के लिए, और जैसे ही रिपोर्ट आती है उसी हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। हुई है गोरखपुर में, जहां टीम ने फंगस लगी मिठाई जब्त की, तो वहीं बुलंदशहर में मिलावटी पनीर पकड़ा गया है। कोई फैक्ट्री जान ही नहीं पाएगा। आगरा में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और इसके बाद पथराव शुरू हो गया। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के कलाल खेरिया का है, जहां एक दुकान के कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद लंबे वक्त से चला आ रहा था। आज ये दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर उन्नाव में दिन दहाड़े लाखों रुपयों की लूट से हड़कंप मच गया। बैंक जा रहे किसान के साथ 7 लाख की लूट हुई है। बाइक सवार बदमाश कैश लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद एएसपी और सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मोरावा थाना क्षेत्र के कुदरा मोड़ के पास की ये घटना है। हरदोई में पाली के रामलीला चौराहे पर सास बहू के बीच जमकर हुई तू मैं की स्थिति बन गई। सास बहू के बीच का ये ड्रामा लंबे वक्त तक चलता रहा। सास बहू के झगड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और दोनों को थाने लेकर गई। सास का आरोप है कि बहू लगातार गाली गलौज करती है। जब बहू घर से निकलती तो सास ने पीछा करते हुए रामलीला चौराहे के पास उसे पकड़ लिया। सास अपनी बहू से घर चलने की गुहार लगा रही थी, लेकिन बहू किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं थी। सास बहू के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही।